नमस्कार। आज हम उस दौर की बात करने वाले हैं जब भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक नया और विशाल रूप लिया। 1915 से 1930 के दशक के बीच का वो समय जिसने बिखरे हुए विरोध को एक ऐसे तूफान में बदल दिया जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विश्लेषण में डुबकी लगाते हैं। आज के सफर का रोडमैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआती विरोध की चिंगारियों से लेकर असहयोग आंदोलन, स्वराज के अलग अलग मायने, सविनय अवज्ञा और नमक मार्च पर चर्चा करेंगे। साथ ही महिलाओं के उस शक्तिशाली नेतृत्व और उन सांस्कृतिक प्रतीकों को भी देखेंगे जिन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की चिंगारी से। पहले विश्व युद्ध के आसपास का समय वाकई एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन चुका था। सोचिए, आम जनता पर पहले ही भारी आर्थिक दबाव था, कीमतें आसमान छू रही थीं और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गुस्सा बिल्कुल उफान पर था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1,30,00,000। ये महज कोई नंबर नहीं है। 1921 की जनगणना के हिसाब से अकाल और इन्फ्लुएंजा की महामारी ने इतने लोगों की जान ले ली थी। ये एक ऐसी भयानक मानवीय त्रासदी थी जिसने लोगों के गुस्से में घी का काम किया और इस आक्रोश को एक नई दिशा दे दी। हालात कितनी तेजी से बदले इसका अंदाजा इस घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। 1914 में युद्ध के असर से भारी टैक्स लगाए गए और सेना में जबरन भर्ती हुई। फिर 1918 में फसलें बर्बाद हुईं और महामारी ने तबाही मचाई। और इन सब के बाद 1919 में जब औपनिवेशिक सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट पारित किया और जलियांवाला बाग का भयानक हत्याकांड हुआ, तो जन संघर्ष एकदम अनिवार्य हो गया। और ठीक इस चिंताजनक दौर में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार पेश किया, एक ऐसा तरीका जो सत्य और अहिंसा पर टिका था। उन्होंने लोगों को दिखाया कि नैतिक बल और शांतिपूर्ण सक्रिय विरोध किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। आने वाले बड़े आंदोलनों का यही मुख्य आधार बनने वाला था। अब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, जो इसी नैतिक बल से निकला एक निष्क्रिय वापसी का तरीका था। ये अपने आप में पहला ऐसा बड़ा प्रदर्शन था जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ उस पूरे गुस्से को एक बेहद सुसंगठित और शांतिपूर्ण तरीके से चैनलाइज किया गया। जमीन पर आखिर ये असहयोग काम कैसे कर रहा था? रणनीति एकदम क्लियर थी। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का पूरी तरह बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियां वापस लौटाना और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करना, साथ ही स्वदेशी खादी को अपनाना। देखा जाए तो ये औपनिवेशिक सिस्टम को अंदर से ही खोखला करने का एक जबरदस्त शांतिपूर्ण तरीका था। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझना जरूरी है। स्वराज यानी खुद के शासन के मायने, ये मायने देश के हर हिस्से और हर वर्ग के लिए एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से शब्द का मतलब निकाला। चलिए इन माइक्रो रियलिटीज यानी सूक्ष्म वास्तविकताओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। उदाहरण के लिए जरा सोचिए कि असम के चाय बागान मजदूरों के लिए इस स्वराज का फिर क्या मतलब रहा होगा। ये मजदूर 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत एक तरह से कैद थे, जहां उन्हें बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की सख्त मनाही थी। इन मजदूरों की कहानी काफी रुला देने वाली है। गांधी राज आने की पूर्ण उम्मीद में उन्होंने सीधे अधिकारियों को चुनौती दी और चाय के बागान छोड़कर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। उन्हें पूरी लगन थी कि गांव में उन्हें अपनी जमीन मिल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में रेलवे और स्टीमर की हड़ताल थी, जहां वो फंस गए और पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इससे साफ पता चलता है कि आंदोलन बड़ा भले ही था, पर जमीन पर उसके लक्ष्य लोगों के लिए काफी अलग थे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा और नमक की ओर, जहां ये संघर्ष और तीव्र हो गया। 1930 के दशक तक आते आते अब सिर्फ रियायतों की बात नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी तरह से आजादी। लेकिन 1920 के असहयोग और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में आखिर मुख्य अंतर क्या था? जहां असहयोग आंदोलन में सरकार को समर्थन देना बंद किया गया था, वहीं सविनय अवज्ञा में औपनिवेशिक कानूनों को जानबूझकर तोड़ा गया। इस बार सिर्फ शहरी वर्ग ही नहीं, बल्कि किसानों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब प्रेरक कोई रॉलेट एक्ट नहीं, बल्कि नमक कानून और गांधी जी का डांडी मार्च था। नमक मार्च 24 दिन लगातार चलना और करीब 240 किलोमीटर का लंबा सफर। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून तोड़ने के लिए नमक ही क्यों चुना गया?
क्योंकि नमक किसी अमीर या गरीब को देकर नहीं खाया जाता, ये सबकी बुनियादी जरूरत थी। इस पर टैक्स लगाना सीधे आम आदमी के पेट पर लात मारने जैसा था। एक छोटी सी चीज यानी नमक ने पूरे देश को कानून तोड़ने और एकजुट होने के लिए मजबूत नींव दे दी। अब हम इस विश्लेषण के सबसे ऊर्जावान और क्रांतिकारी हिस्से की बात करते हैं, महिलाओं द्वारा विरोध का नेतृत्व। ये कोई मामूली बात नहीं थी। महिलाओं ने औपनिवेशिक राज्य का सीधे तौर पर सामना किया, जो उस दौर के सामाजिक दायरों को तोड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा कदम था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इसमें सिर्फ नाम मात्र की नहीं थी। यह उनके राजनीतिक अस्तित्व का एक मजबूत दावा था, एक ऐसी ताकत जिसने ब्रिटिश प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी थी। जरा सोचिए कि इन महिलाओं ने कितने असाधारण कदम उठाए। हाई कोर्ट के मैदान में खुलेआम नमक बेचना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बड़े पदों से सीधे इस्तीफा दे देना, जुलूस निकालना और दुकानों की पिकेटिंग करना। यहाँ तक कि उन्होंने लाठीचार्ज और जेल की सख्त यातनाएं भी झेली। कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नेताओं ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं इस संघर्ष की असली रीढ़ की हड्डी हैं। उस वक्त के शोध और जर्नल्स साफ बताते हैं कि सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए कितने क्रूर तरीके अपनाए। सार्वजनिक हमले हुए, अपमानित किया गया और जेलों की स्थिति बेहद खराब थी। इस सब के बावजूद इन महिलाओं का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। सच तो ये है कि इन्हीं कठोर बलिदानों ने आगे चलकर स्वतंत्र भारत में समावेशी राजनीतिक सक्रियता की नींव रखी थी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक साझी राष्ट्रीय पहचान। आखिर वो कौन सी सांस्कृतिक दौर थी जिसने इस इतनी बड़ी बिखरी हुई आबादी को और इतने सारे अलग अलग आंदोलनों को एक साथ बांध कर रखा था। अलग अलग प्रतीकों ने मिलकर लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। एकता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा और आत्मनिर्भरता को दर्शाता चरखा, वंदे मातरम के भावुक बोल, भारत माता की ममतामयी आकृति और हमारी पुनर्जीवित की गई प्राचीन लोक कथाएं, इन सब चीजों ने मिलकर लोगों के दिलों में उस संजी राष्ट्रीयता की आग को रोशन कर दिया। तो इस रोचक चर्चा को समाप्त करते हुए एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं और इस जरूरी सवाल पर गौर करते हैं, आधुनिक राष्ट्र आज भी अपने अतीत के इन प्रतीकों, संघर्षों और बलिदानों से कैसे आकार लेते हैं? सच तो ये है कि इन विशाल जन आंदोलनों और सामूहिक पहचान की ताकत सदियों तक कायम रहती है, क्योंकि बीते हुए कल के यही संघर्ष हमारे आज को परिभाषित करते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।